अनीता चौधरी नाम की महिला जोधपुर के सरदारपुर इलाके में ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती थी। 26 अक्टूबर की दोपहर की बात है। वो अपना ब्यूटी पार्लर बंद करती है और एक ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर गंगाना इलाके में जाने के लिए निकलती है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने घर पर नहीं पहुंचती और उसके बाद अचानक से अनीता गायब हो जाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। पति अनीता को फ़ोन लगाता है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। पति यहाँ वहाँ उसकी तलाश करता है लेकिन अनीता नहीं मिलती। सारी रात अनीता की तलाश की जाती है। अनीता के ना मिलने पर अगले दिन अनीता का पति मनमोहन पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस अनीता की लोकेशन ट्रेस करती है और इसी लोकेशन के आधार पर पुलिस वाले गुलामुद्दीन के घर के पास पहुंचते हैं लेकिन गुलामुद्दीन घर पर नहीं मिलता। तो गुलामुद्दीन की पत्नी अबीदा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। पुलिस वाले अबीदा से जब पूछताछ करते हैं तो अबीदा पहले तो अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती उसके साथ बरतते हैं तो अबीदा टूट जाती है और अनीता की हत्या करने का खुलासा करती है। गुलामुद्दीन ने अपने घर के पास 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया था और अबीदा बताती है कि इसी गड्ढे में अनीता की लाश एक बोरे में भरकर दबा दी गई थी। पुलिस वाले गड्ढे को खुदवाते हैं। उसमें अनीता की लाश टुकड़ों में बटी हुई बरामद होती है। अबीदा से जब इस बारे में पूछताछ की जाती है कि उसके पति ने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि उसके पति के सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। अनीता हमेशा गहनों से लदी रहती थी। अनीता के पास काफ़ी गहने थे, उसके पति के सर पर कर्जा था और इसी लालच में उसके पति ने अनीता का मर्डर कर दिया। अब ये मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा था। सभी को लग रहा था कि अनीता खूब सारे गहने हमेशा पहन के रखती थी और इसी गहनों के लालच में अनीता का मर्डर कर दिया गया था। पुलिस वाले भी इसी थ्योरी पर काम कर रहे थे। उनको भी यही लग रहा था कि अनीता के गहनों के लालच में ही गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ने अनीता का मर्डर कर दिया है। लेकिन ये केस इतना सीधा नहीं था जितना इसको दिखाने की कोशिश की जा रही थी। एक दिन अचानक से अनीता के पति मनमोहन और अनीता की एक सहेली की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में अनीता का पति उसकी सहेली को बोल रहा था कि अनीता कुछ जानती थी और वो बहुत जल्द ही इसका खुलासा करने वाली थी। इसी वजह से गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ने अनीता की हत्या कर दी। दूसरी तरफ गुलामुद्दीन पुलिस की पहुंच से बाहर था। अब जैसे ही ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है, पुलिस वाले गुलामुद्दीन की तलाश में जगह जगह छापेमारी करती है, लेकिन गुलामुद्दीन कहीं भी नहीं मिल रहा था। दरअसल गुलामुद्दीन का इरादा बिहार से ट्रेन पकड़कर नेपाल के रास्ते देश से भाग जाने का था। पुलिस को मुंबई में उसकी लोकेशन मिल चुकी थी, लेकिन अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक दिन गुलामुद्दीन अपना फ़ोन महज कुछ देर के लिए ऑन करता है। जैसे ही उसका फ़ोन ऑन होता है, फ़ौरन से पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं। वो पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस की टीम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। अपने पीछे पुलिस को देखकर गुलामुद्दीन भी भागने लगता है। सीआई रफ़ीक खान बाइक से उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़ लिया जाता है। जब गुलामुद्दीन की तलाशी ली जाती है तो उसके पास से गफ़ार नाम के शख्स की आईडी बरामद होती है, जिस पर कि उसकी फ़ोटो लगी हुई थी। अब ये मामला साफ था कि उसने फ़र्जी आईडी बना रखी थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने अपना नाम बदलकर गफ़ार रख लिया था और अपनी इसी आईडी को वो हर जगह दिखाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। गुलामुद्दीन के बैग से मुंबई से बिहार जाने की ट्रेन का टिकट भी मिलता है। वो नेपाल के रास्ते देश से फ़रार होने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो चला जाता, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। दरअसल 26 अक्टूबर को सरदारपुर से ऑटो में बैठकर गंगाना इलाके में स्थित गुलामुद्दीन के घर के लिए ही अनीता रवाना हुई थी। गुलामुद्दीन का घर गंगाना इलाके में पड़ता है। अब ये तो पता था कि अनीता गंगाना गई है, क्योंकि वो सीसीटीवी में ऑटो में बैठकर गंगाना इलाके की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। इसलिए पुलिस वाले आसपास के एरिया के जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं उनसे पूछताछ करती है, तो
तो उस ऑटो का भी पता चलता है जिसमें बैठकर अनीता गुलामुद्दीन के घर गई थी। वही ऑटो ड्राइवर पुलिस को गुलामुद्दीन के घर का पता बताता है। पुलिस वाले गुलामुद्दीन के घर जब पहुंचते हैं, गुलामुद्दीन घर पर नहीं मिलता। उसकी पत्नी से गुलामुद्दीन का फ़ोन नंबर लेकर जब पुलिस वाले गुलामुद्दीन को फ़ोन करते हैं तो वो घबरा जाता है और अपने घर वापस आने की बजाय वो अहमदाबाद चला जाता है। अहमदाबाद से ट्रेन पकड़कर गुलामुद्दीन मुंबई पहुंच जाता है। अलग अलग होटलों में रहते हुए वो पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसने हर जगह पर अपना नाम गफ़ार बताया था और गफ़ार नाम की एक फ़र्जी आईडी भी उसने बना ली थी। उसने कमरा बुक करवाया, उसमें भी उसने अपना नाम गफ़ार ही बताया था। उसका प्लान 7 नवंबर को ट्रेन से बिहार जाने का था और वहाँ से नेपाल के रास्ते देश से बाहर निकल जाने का था। गुलामुद्दीन इतना शातिर था कि उसने अपना मोबाइल अपनी स्कूटी में ही रख दिया और स्कूटी को जोधपुर एमडी हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ा कर दिया। उसके बाद वो एक दूसरा मोबाइल लेता है और उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरे मोबाइल का नंबर भी पुलिस के हाथ लग जाता है और पुलिस वाले इसी मोबाइल नंबर के आधार पर गुलामुद्दीन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुलामुद्दीन ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। अब उसके बाद जैसे ही वो किसी को कॉल करने के लिए महज कुछ सेकंड के लिए ही फ़ोन को ऑन करता है, पुलिस वाले फ़ौरन से वहाँ पर जहाँ पर गुलामुद्दीन मौजूद था वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। 7 नवंबर को गुलामुद्दीन बिहार का टिकट लेता है और वो मुंबई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन लेट थी। 6 तारीख की रात से ही गुलामुद्दीन स्टेशन पर सोया हुआ था। एक कॉल करने की उसको ज़रूरत पड़ती है और वो फ़ोन को ऑन करता है। जैसे ही वो फ़ोन को ऑन करता है, पुलिस वालों को गुलामुद्दीन की लोकेशन का पता चल जाता है। पुलिस वाले गुलामुद्दीन के पीछे भागने लगते हैं। गुलामुद्दीन पुलिस को अपने पीछे भागता देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। मोहम्मद शफीक खान बाइक से उसका पीछा करता है और कुछ ही मिनट में गुलामुद्दीन को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ जब पुलिस वाले गुलामुद्दीन की हिस्ट्री खंगालते हैं तो उनको पता चलता है कि गुलामुद्दीन शुरू से ही आपराधिक हिस्ट्री वाला आदमी था। वो बदमाश किस्म का आदमी था और इससे पहले भी उसने लूट के इरादे से कई बार जहर खुरानी की वारदातों को अंजाम दिया था। जहर खुरानी मतलब कि जैसे सफ़र में गए हुए लोगों को धोखे से खाने की चीज़ में कुछ मिलाकर ये लोग दे देते हैं और जैसे ही वो मुसाफिर जो है वो नशे में हो जाता है तो उसका सारा कीमती सामान लूटकर अपराधी भाग जाते हैं। उनके पास जो भी कीमती सामान होता है वो लूट लिया जाता है और यही काम गुलामुद्दीन पहले करता था। अलग अलग थानों में उसके खिलाफ़ जहर खुरानी के कई मामले दर्ज होते हैं। उधर अनीता चौधरी के पति ने पुलिस को दी हुई तहरीर में तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर का भी जिक्र किया था। दरअसल वायरल ऑडियो में जिसमें अनीता का पति उसकी दोस्त के साथ फ़ोन पर बातचीत कर रहा था, उसमें उसने तैयब अंसारी पर भी शक जताया था। अब तैयब अंसारी भी संदेह के घेरे में आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होता है। पुलिस वाले उस प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के कमला नेहरू नगर स्थित बंगले की तलाशी लेते हैं और तैयब अंसारी से कई घंटे तक पूछताछ की जाती है। तैयब अंसारी के घर से कई डॉक्यूमेंट और लैपटॉप को पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं और आगे की जांच के लिए उसको अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ गुलामुद्दीन भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है और इस सारे हत्याकांड से जल्द ही पर्दा उठा दिया जाएगा कि इस हत्याकांड का मकसद क्या था और इस हत्याकांड से तैयब अंसारी का क्या वास्ता था और किस मकसद से अनीता की हत्या की गई थी। तो दोस्तों, जैसे ही इस मामले में कोई जानकारी निकल कर सामने आती है, मैं सबसे पहले आपको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।